हे गाइस, वेलकम टू पायल अकेडमी। पायल अकेडमी पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। चलिए, अभी जो आरएस मेंस का रिजल्ट आया है उसमें जिनका भी क्लियर हो गया उनको हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, पायल अकेडमी की तरफ से। और जिनका नहीं हुआ उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर इस प्रयास में अगर आपका नहीं हुआ तो नेक्स्ट में आप कंटिन्यू रखिए। और देखिए, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम सभी कहते हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये ऐसा होता है, रिजल्ट ऐसा होता है कि अगर एक बार आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो निराशा ऑटोमेटिक हो जाती है। पर हमारी तरफ से यही प्रयास रहेगा कि हम चाहते हैं कि आपको इस प्रकार से गाइड करते रहे कि आपका जो फ्यूचर में जो रिजल्ट है वो आपका पॉजिटिव रहे, है ना। और कंटिन्यू आप भी लगे ही रहिए। अगर निराश होकर हम छोड़ देंगे तो देखिए, इतने जो आपने मेहनत की है वो तो बेकार ही जाएगी ना। तो उसमें लगे रहिए। और जो हमारे जो सफल अभ्यर्थी है उनको हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। और एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इंटरव्यू की अगर आप प्रिपरेशन करें तो उसमें जैसे मैंने अभी देखा कि जो जितने भी हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें मैटर इतना मतलब ओवरलोड होता जा रहा है। तो इतना प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपना सबसे पहले तो बायोडाटा है ना, अपना बायोडाटा एकदम से डिटेल से तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। मान ली आपने कहाँ से, जैसे आपका ग्रेजुएशन कहाँ से की है, 10th कहाँ से की है, जैसे और उनके सब्जेक्ट क्या रहे हैं आपके। इसके लिए हमारे पायल अकेडमी पे एक जो वीडियो है वो बनाया गया है कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, वो तैयार कर लीजिए, ठीक है, बायोडाटा के अंतर्गत। और ये भी देखिए कि आपकी खूबियाँ क्या है, जैसे आपकी खूबियाँ क्या है, आपकी कमजोरी क्या है वो भी आप देख लीजिए, आपकी हॉबी क्या है वो भी आप देख लीजिए। पर मैं ये जो आपको और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी जो स्कीम्स चल रही है, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे या राजस्थान के लेवल पे जो भी चल रही है उनको तैयार कर लीजिए। पर इतना प्रेशर में मत आइए आप, कि प्रेशर में आके कई बार क्या होता है, जैसे हमने प्रिपरेशन की थी उस टाइम क्या हुआ था कि हमारे जो साथी थे कुछ, तो वो प्रेशर में आ जाते थे। वो कहते थे हमने इतने मॉक इंटरव्यू दिए तो मैं तो प्रेशर में आ गया, मुझसे अच्छा परफॉर्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ तो कि एक तो मॉक इंटरव्यू दे, तो इतने ज़्यादा भी मॉक इंटरव्यू मत देना प्लीज़ कि आपको ऐसे लगे कि मैं परफॉर्मेंस दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना ग्रुप, हाँ ग्रुप डिस्कशन करना इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। पर आपका ग्रुप एक तो जो बेस्ट फ्रेंड्स आपके उनके रिलेवेंट बनाइए ग्रुप, जो आपका डिस्कशन के लिए जो आप ग्रुप बनाए ना उसको। ऐसे नहीं है कि किसी के साथ डिस्कस करने लग गए, और उससे क्या होता है कि कई बार तो होता है कि आप डिमोरलाइज भी हो जाते हैं। तो वो सब करने से बचिए प्लीज़, है ना। तो अभी जैसे बहुत सारे ग्रुप में ऐसे चल रहा है कि अभी से शुरू कर दो। हाँ, तैयारी करना ज़रूरी है, पर तैयारी भी आराम आराम से कीजिए। ये नहीं कि जब तक इंटरव्यू आए तब तक आप प्रेशर में आ जाए और डिमोरलाइज हो जाए, ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। और जो हमारे साथी जो सेलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप कंटिन्यू रहिए, निराश होने की कतई ज़रूरत नहीं है। एक बार सक्सेस नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसमें आपका हो जाएगा, है ना। तो चलिए, इसी क्रम में हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे की क्लास है हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अभी इसके इंटरव्यू की तो बहुत बातें हो गई, चलिए अब प्रीलिम्स और मेंस पे आ जाते हैं वापस। और एक बात मैं बताऊं आपको, अगर किसी का जो सब्जेक्ट रहा है वो इकोनॉमी रहा है आपके बीए या एमए में, तो वो प्लीज़ राजस्थान का जो सर्वे है उसको तैयार कर लीजिए, क्यों उससे क्वेश्चन आने की संभावना है। और कुछ क्वेश्चन तो जैसे बेसिक होते हैं, राजस्थान पिछड़ा हुआ क्यों है, क्या राजस्थान एक बीमारू राज्य है, राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, जीएसटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अभी चलिए, हम सेवा क्षेत्र कर रहे थे। सेवा क्षेत्र जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें भी सेवा क्षेत्र हम कर चुके थे। अभी हम सेवा क्षेत्र का जो ये हमारी क्लास है इसमें सेवा क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में हम शहरी, जो हमारा राजस्थान का शहरीकरण की स्थिति क्या है वो सब देखेंगे इसमें। चलिए, एक मैं क्वेश्चन बना के लेके आई थी। मेरा ये रहता है कि आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दे दूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है ना। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है भाई, ठीक है ना। शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसे हमारी ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा लागू है ना,
तो वहाँ पे लोगों का क्या है, रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या किया, मनरेगा योजना को लागू कर दिया ग्रामीण क्षेत्र में, आधारभूत संरचना के विकास के लिए या लोगों को अपने स्थान पे ही रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए, ताकि एक तो पलायन नहीं हो और एक लोगों को उनके स्थान पर ही रोजगार मिल जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से सरकार ने क्या किया कि शहरी क्षेत्र में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू कर दी। तो एक तो अभी तो मैंने तो ये मोटा मोटा आपको बताया है, इसकी डेट क्या है वो एग्जैक्ट देख लीजिए। हमारी जो करंट की क्लास है ना भाई सुमन साण, उसमें ये कराई गई है, वहाँ पे कब लागू की गई, क्या क्या प्रोविजन किए गए, उसमें डिटेल से बताया गया आपको। इस वजह से मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं बताया आपको, है ना। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, वो जैसे मनरेगा में देती है ना सरकार, उसी तरह से सरकार ने क्या किया कि शहरी क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू कर दी, जिसमें सरकार ने कहा कि हम 100 दिन का रोजगार लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है ना, सरकार ने गारंटी दे दी कि हम 100 दिन का रोजगार आपको देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि 100 दिवस, 125 दिवस, 200 दिवस, 80 दिवस, क्यों हाल ही में सरकार ने शुरू किए, तो पूछे जाने की बहुत ज्यादा इसमें संभावना है। ठीक है, अब ये कौन से बजट में शुरू की गई ये भी पूछा जा सकता है। तो एक बजट 2022-23 में इसको शुरू किया गया, ये पता होना चाहिए। बजट का भी पूछ सकते हैं, डेट भी पूछ सकती है, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो बजट 2022-23 में शुरू हुआ था ये। इस पर प्रतिवर्ष लगभग 800 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। भाई क्या हुआ, ये मैंने राशि इसीलिए मेंशन की है कि जब ये उज्ज्वला योजना थी ना शुरू हुई थी, तो उज्ज्वला योजना के तहत सरकार कितना पैसा खर्च करेगी वो उसमें एक स्टेटमेंट के अंदर पूछा गया था कि उज्ज्वला योजना के इतने इतने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो वहाँ पे जब हमें पता नहीं हो कि कितनी राशि खर्च की जाएगी, तो एक चाहिए भले ही पता हो स्टेटमेंट, अगर दूसरा स्टेटमेंट हमें पता नहीं है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 800 करोड़ रुपए व्यय करने का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, एक तो जैसे नाम से पता चल रहा है भाई शहरी क्रेडिट कार्ड, तो मतलब क्रेडिट कार्ड से ही है, तो एक तरीके से सरकार इसमें क्या है, ऋण सुविधा उपलब्ध करवाएगी। ठीक है ना, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चूज करना है। ये तो दिमाग में बिठा लीजिए कि सही पूछा है कि गलत पूछा है। सबसे पहले तो इसी को मार्क कीजिए कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, है ना। तो स्टेटमेंट ए क्या कहता है कि इसके अंतर्गत 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। अब ब्याज मुक्त, ये भी पता होना चाहिए कि ब्याज अनुदान प्रदान कर रही है सरकार इस पे, या ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर रही है। तो हर कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रही हो तो उसके हर स्टेटमेंट पे, हर एक वर्ड पे आपको पता होना चाहिए कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो 5 लाख जरूरतमंदों को प्रदान कर रही है, तो हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सरकार क्या किया, 5 लाख लोगों को हम 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान करेंगे, 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान करेंगे, ताकि लोग क्या है अपना स्वरोजगार को, सरकार क्या कहती है स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहती है, सरकार चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना रोजगार चला सके। ठीक है ना, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि भैया आप अपना रोजगार, अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो हम 50,000 रुपए तक की राशि आपको स्टार्टिंग में हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है ना, यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स, सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार और प्रतिदिन की जरूरतों के लिए आरंभ की गई है। तो बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट है हमारे वो करेक्ट है। ठीक है ना, पर यहाँ पे ये ध्यान रखिए केवल स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई, इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट आ जाए तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, केवल स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नहीं है, ये सेवा क्षेत्र के युवाओं के लिए भी और बेरोजगार लोगों के लिए भी ये योजना शुरू की गई है। ठीक है ना, और बजट 2021-22 में इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है ना, कब किया गया था, बजट 2021-22 में। इसका नोडल विभाग, कई बार नोडल विभाग भी पूछ लेते हैं किसी भी योजना का, इसका नोडल विभाग कौन सा है, तो इसका स्वायत्त शासन विभाग है हमारा, वो भी इसका नोडल विभाग है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरी योजना। अब है राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं आरपीएससी, जैसे हाल में कोई नया अगर बोर्ड गठित किया
तो उस बोर्ड का किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है? जैसे जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया तो किसके अध्यक्षता में किया गया? अभी राज्य अगर डीबीटी से लाकर बोर्ड का गठन किया है तो किसके अध्यक्षता में किया गया? डीबीटी वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाले, जिसमें जितना भी सरकार के द्वारा जितनी भी किसी भी योजना के लिए जो भी सहायता प्रदान की जाती है वो डायरेक्ट हमारे बैंक खाते में आ जाती है। ठीक है, तो सरकार ने इसका गठन किसके अध्यक्षता में किया है? राज्य सचिव के, मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के या वित्त सचिव के? तो राज्य का जो मुख्य सचिव है ना उसके अध्यक्षता में। राज्य सचिव का मतलब वही है, मुख्य सचिव है, उसके अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन बन सकता है, ये मैंने हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, अलग से है कि जिला गैजेटियर का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो आयोजना विभाग के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है और इसके प्रीलिम्स में पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है ना, कि जिला गैजेटियर का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। जिला गैजेटियर नाम से तो ऐसे लग रहा है कि भाई हाँ हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, कलेक्टर के द्वारा या इस प्रकार से जिला स्तर के जो प्रशासन है उसके द्वारा जारी किया जाता होगा, पर आयोजना विभाग है हमारा वो इसको जारी करता है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में राजस्थान की क्या स्थिति है, ये इस पे क्वेश्चन हमारा एक तो पूछा जा सकता है जो साइंस का है ना हमारा मेंस का, साइंस का हमारा मेंस में है ना, सूचना संचार प्रौद्योगिकी में राजस्थान की क्या स्थिति है, तो वहां पे क्वेश्चन बन सकता है ये, है ना। तो हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें दिया गया है सूचना संचार प्रौद्योगिकी में राजस्थान ने क्या क्या प्रयास किए हैं, तो हो सकता है कि अलग से भी पूछा जा सकता है, जैसे जन सूचना पोर्टल है इस पे छोटी सी टिप्पणी लिखने को कह दे, हुए भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी का राज्य में विकास करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हाल ही में, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो एक तो सरकार ने जन सूचना पोर्टल जारी किया है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि जन सूचना लोगों को प्रत्येक जो सरकारी विभाग है या किसी प्रकार की योजना है उसकी जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या किया, जन सूचना पोर्टल को शुरू किया है। तो एक तो लॉन्च कब किया है, इसकी डेट पता होनी चाहिए, ये 13 सितंबर 2019 को, 13 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, इसके डेट प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, जन सूचना पोर्टल कब लॉन्च किया गया, 13 सितंबर 2019 को। ये राजस्थान हमारा प्रथम राज्य है देश का जो बिना मांगे सूचना देने का प्रावधान करता है। एक्चुअल में क्या होता है कि अभी तक जितनी भी सूचना मिलती थी वो आरटीआई के थ्रू मिलती थी। अगर हम आरटीआई लगाते हैं तो क्या जो भी विभाग है वो कुछ निश्चित सूचनाएं जिन पे प्रतिबंध लगाया गया उनको छोड़ के, जैसे देश की एकता अखंडता से संबंधित हो गया, तो उनको छोड़ के बाकी सूचनाएं जब हम आरटीआई लगाते हैं तो उसके लिए हमें आवेदन करना पड़ता है और उसके बाद हमें सूचना मिलती है। यहाँ पे हमारे राजस्थान में क्या किया कि जन सूचना पोर्टल बना दिया और जिसमें कुछ निश्चित विभागों के निश्चित सेवाएं आपको बिना आरटीआई लगाए ही उपलब्ध हो जाएगी। आप इस पोर्टल के माध्यम से उस विभाग के पर जाइए और वहां पे वो सूचना आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है ना, जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) की मूल भावना से प्रेरित है। अगर ये लाइन लिखेंगे ना तो अलग से वजन बढ़ जाएगा हमारा, जो मेंस का आंसर होगा उसका, है ना। इस तरह की चीजें अगर लिखते हैं तो इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) से प्रेरित होकर सरकार ने क्या किया, जन सूचना पोर्टल को जारी कर दिया। वर्तमान में जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है 115 सरकारी विभागों की 260 योजना हो सकता है। योजना पूछ ले कितनी योजनाओं की जानकारी मिल सकती है, तो 260 योजनाओं की जानकारी मिलेगी और कितने विभागों की, 115 सरकारी विभागों की। हो सकता है ये बढ़ गई हो, कुछ भी हो गया हो, पर अभी जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे में देख के मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग अभी 115 सरकारी विभाग उसके अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है ना, हो सकता है अभी फिलहाल तक और ज्यादा विभाग इसके अंतर्गत आ गए हो, तो वो तो करंट से रिलेटेड बात है, तो वहां पे आप देख लीजिए, है ना। योजनाओं की जानकारी एक ही क्लिक पे मिल जाती है। इसके लिए आरटीआई लगाने की मैंने कहा था ना, बिना आरटीआई के आप उस पोर्टल पे जाइए, जिस भी विभाग से जो भी संबंधित सूचना आपको चाहिए तो वो वहां पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा सरकार ने क्या किया, संपर्क पोर्टल। संपर्क पोर्टल जैसे आपको पता ही है, संपर्क पोर्टल का तो आप बहुत सारे लोगों ने यूज़ भी किया होगा कि अगर किसी प्रकार की शिकायत आपको करनी है किसी भी विभाग से संबंधित तो आप संपर्क पोर्टल पे जाके शिकायत कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जयपुर में कचरा गाड़ी नहीं आती थी तो हमने भी क्या किया, संपर्क पोर्टल पे जाके वहाँ पे शिकायत दर्ज करवाई थी कि कचरा गाड़ी नहीं आती है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आमजन घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है, आपको कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना,
आपको जिस भी विभाग से जो भी आपको शिकायत है संपर्क पोर्टल पर जाइए और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और सरकार ने संपर्क हेल्पलाइन 181 भी शुरू की है। 181 ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, आपको ये पूछ सकते हैं, है ना, आपको पता होना चाहिए। अब राजस्थान स्टार्टअप सरकार ने और क्या राजस्थान स्टार्टअप शुरू किया। तो राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बिना किसी शर्त के केवल परियोजना मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक स्टार्टअप को 5 लाख की सहायता सीड मनी के रूप में सरकार उपलब्ध करवाएगी, ठीक है ना। अब राजस्थान स्टार्टअप ये अलग से एक सरकार की एक योजना है। राजस्थान स्टार्टअप करके अगर मान लो मेंस में भी आ गया तो हमारे लिखने के काम आएगी। राजस्थान स्टार्टअप क्या है, क्यों इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है तो आने के चांसेस इसके रहते हैं, ठीक है ना। तो राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नाम से पता चल रहा है वैसे तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हम, पर सरकार करेगी क्या कि केवल परियोजना मूल्यांकन सरकार देख लेगी कि भाई इस बंदे के प्रोजेक्ट में दम है, ये आगे भविष्य में जाके काम कर सकता है, तो सरकार परियोजना का जो भी प्रोजेक्ट है उसका मूल्यांकन करेगी और उसके आधार पर प्रत्येक स्टार्टअप को 5 लाख की सीड मनी कौन सी होती है। मान लो हमने कोई भी नया बिजनेस शुरू किया, नया स्टार्टअप शुरू किया, तो जो हमें उसको शुरू करने के लिए जो आरंभ में पूंजी चाहिए होती है, स्टार्टिंग में हम कहाँ से लाएं, है ना, को जब तक हमारा स्टार्टअप शुरू हो जाता है उसके बाद तो आपके पास मनी अवेलेबल हो जाती है, पर स्टार्टिंग में यहाँ तो आप लोन से ले सकते हैं या किसी से उधारी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से सरकार ने क्या किया कि आसानी से लोगों को पैसा मिल जाए ताकि अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। इसके लिए सीड मनी के रूप में सरकार 5 लाख रुपए की सहायता हमें प्रोवाइड कराएगी राजस्थान स्टार्टअप के थ्रू, ठीक है ना। एक इंक्यूबेटर सेंटर शुरू किए सरकार ने, कहाँ पे, कोटा, अजमेर और भरतपुर में हाल ही में सरकार ने क्या है इसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में इंक्यूबेशन सेंटर है, हाल ही में कहाँ पे खोला गया है, तो भरतपुर में खोला गया है, ये हमें पता होना चाहिए। कोटा, अजमेर और भरतपुर 3 के नाम दिए हुए थे हमारे उसमें इकोनॉमिक सर्वे में, हालांकि 4 है या उससे ज़्यादा है ये मुझे कंफर्म नहीं है, पर इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अभी कोटा, अजमेर और भरतपुर का स्पेशल मेंशन किया होगा था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इंक्यूबेटर सेंटर क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उनको कोई जगह अवेलेबल सरकार करवा देती है, तो सरकार उसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं और आप कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो जैसे ये एक सरकार ने ऐसा जगह है उसको अच्छी तरह से डेवलप कर दिया और वहाँ पे जाके आप क्या करोगे कि इस जगह पे जाके आप अपना काम शुरू कर सकते हो, वो इंक्यूबेशन सेंटर कहलाता है, ठीक है ना। आई स्टार्ट पोर्टल क्या है, स्टार्टअप के लिए सिंगल विंडो की तरह काम करता है आई स्टार्ट पोर्टल। एक्चुअल में ये जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है ना ये पूछी जा सकती है मेंस के अंतर्गत। मेंस में जब हुआ था ना स्टार्टिंग में आई स्टार्ट शुरू हुआ था उस टाइम आई स्टार्ट को पूछा गया था। तो इस छोटे छोटे जो है राजस्थान स्टार्टअप है, संपर्क पोर्टल क्या है, इंक्यूबेशन सेंटर क्या है, ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी प्रकार से अगर हमारे स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए ये क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पे ये लिखने के हमारे काम आएगी, ठीक है ना। आई स्टार्ट नेक्स्ट क्या है, कहाँ पे है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो जयपुर, कोटा और उदयपुर में आई स्टार्ट नेक्स्ट शुरू किया गया, जयपुर, कोटा और उदयपुर में, ठीक है ना। आई स्टार्ट नेक्स्ट शुरू किया गया है जयपुर, कोटा और उदयपुर में, और इंक्यूबेशन सेंटर कोटा, अजमेर और भरतपुर में, है ना। अब राजनेट हमारी सूचना संचार प्रौद्योगिकी चल रही है, तो सरकार ने क्या किया, राजनेट क्या है, ये राजनेट पे क्या है मेंस में भी पूछा जा सकता है, इतनी छोटी सी टिप्पणी कर दे हमारे। तो राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क राजस्वान है ना, इसके के अंतर्गत राजस्थान के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए, ग्राम पंचायत स्तर तक सरकार क्या चाहती है कि कनेक्टिविटी हो, तो इसके लिए एक नेटवर्क समाधान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत जिला कलेक्टर और ब्लॉक कार्यालय का स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की गई। सिंपल सी बात है, जो राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है राजस्थान के माध्यम से, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर क्या है आपको नेटवर्क की जो सुविधा है वो प्रदान की जाएगी। और राजनेट के अंतर्गत ब्लॉक लेवल पर और कलेक्ट्रेट लेवल पे क्या किया कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि अगर ऊपर के लेवल तक आपको किसी प्रकार की ग्राउंड लेवल की सूचना चाहिए तो वो राजनेट के माध्यम से आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, मान लीजिए ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ये नया है, ठीक है ना। ई मित्र एट होम सर्विस, ई मित्र तो आपको पता होगा ना क्या होता है।
ई मित्र तो हम सभी क्या जो भी अगर हम एप्लीकेशन भी अगर अपनी हमारी आरपीएससी में अगर हम लगाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, कुछ भी करते हैं तो ई मित्र पे जाके ही करते हैं ना। अगर हमारी पेंशन से रिलेटेड कुछ बनवाना है या फिर आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ बनवाना है तो कुछ भी अगर हम जाते हैं तो एक हमारी जैसे शॉप हो गई, वहाँ पे हम इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होती है और कंप्यूटर के माध्यम से जाके अपना जो भी हमें कोई कुछ भी फिल करना होता है या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ई मित्र से ले लेते हैं, ठीक है ना। और ई मित्र प्लस क्या है, ये लिखने के काम आएगी, ठीक है ना। अगर वहाँ पे लिखे तो जैसे मैंने यहाँ पे तो बताया नहीं है, पर आप ई मित्र का भी उल्लेख कर सकते हैं वहाँ पे, ई मित्र प्लस का भी कर सकते हैं। ई मित्र प्लस जैसे आपने एटीएम कार्ड को देखा होगा ना, वहाँ पे किसी प्रकार का मानव इंटरफेरेंस नहीं है ना। तो वहाँ पे जैसे एटीएम कार्ड के अंतर्गत आप एक मशीन लगी होती है, आप जाते हैं, आपको पैसे निकालने होते हैं और आप अपना एटीएम कार्ड यूज़ करके पैसे निकाल लेते हैं। वहाँ पे एक मशीन अवेलेबल होती है ना, मशीन अवेलेबल होती है। कोई भी जैसे ई मित्र कोई शॉप होती है, वहाँ पे तो कोई बंदा बैठा होता है, वो आपको हेल्प करता है, फॉर्म फिल करता है या फिर आपको कोई एप्लीकेशन लगानी है वो लगाता है। यहाँ पे ई मित्र प्लस के अंतर्गत एक मशीन लगी होती है और एटीएम कार्ड की तरह हम खुद ही जाके वहाँ पे आपको जो भी सर्विस आपको लेनी होती है वो आप ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे सरकार ने क्या ई मित्र एट होम सर्विस शुरू की है ना। तो ये 19 दिसंबर 2021 से शुरू की है। 19 दिसंबर डेट पूछी जा सकती है कब शुरू की है, 19 दिसंबर 2021 को। एक तो नया है ये पूछती है। मोस्टली सरकार की योजनाएं आप देख रहे हो ना, या तो 2 साल पूरे हो जाते हैं तो शुरू की है या 3 साल पूरे हो जाते हैं तो 19, 17, 18, 19 दिसंबर तो पक्का ही होता है। उसमें आगे 21 है कि 22 है कि 23 है, इन 3 डेट है, इनमें कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि क्रम वाइज कर लीजिए, यहाँ पे 17, 18 और 19 लिख लीजिए, 20, 21, 22 लिख लीजिए, 20, 21, 22 ऐसे करके ईयर लिख लीजिए और फिर यहाँ पे योजना लिखते चले जाइए। ऐसे लिखते जाएंगे तो क्रम वाइज उनकी डेट याद हो जाएगी और हमें याद हो जाएगा कि भाई ये तो उस जगह पे थी, ये इस जगह पे। विजुअलाइजेशन बहुत रहता है ना हमारा कि ये मैंने पढ़ी थी तो उस टाइम इस पेज पे इस जगह पे थी तो ये डेट हो सकती है ना। तो ई मित्र 8 होम सर्विस 19 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था, ठीक है। और सबसे पहले शहरी क्षेत्र जोधपुर और जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया। याद कर लीजिए, जोधपुर और जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया। ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, हो सकता है डेट ना भी पूछे। डेट ना पूछेंगे तो ये पक्का पूछ लेंगे कि कौन से शहरों में ई मित्र 8 होम सर्विस को शुरू किया गया, जोधपुर और जयपुर में, है ना। राजस्थान जन आधार योजना, एक बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जन आधार योजना हालांकि सरकार की फ्लैगशिप योजना है ये, पर दूसरी बात ये है कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें राजस्थान जन आधार योजना के बारे में डिटेल से लिखा गया है। तो हो सकता है मेंस में इसको पूछा जाए, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ये आरपीएससी का ट्रेंड रहा है कि जो भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे में दी होती हैं या सरकार के जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं, सोर्सेस वगैरह जो भी दी होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठाती है वो, है ना। तो राजस्थान जन आधार योजना पे चूंकि उसमें हमारा इकोनॉमिक सर्वे उसमें डिटेल से दिया हुआ है तो इस पे हो सकता है कि छोटा क्वेश्चन आ जाए, पर क्वेश्चन इस पे गारंटीड आएगा, ठीक है ना। एक तो कब शुरू किया गया, प्रीलिम्स में तो आने के खैर चांसेस रहेंगे इसके। 18 दिसंबर 2000, मैंने कहा था ना इनकी डेट यही रहती है, 19, 20, 21 क्या है उसमें कंफ्यूजन रहता है। और डेट 17, 18, 19 ये 3 मिलेगी आपको मोस्टली। तो 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2019 लागू हुआ था, ठीक है ना। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम और राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन भी हुआ। पिछली बार जो प्रीलिम्स हुआ था ना 21 वाले में, उसमें पूछा गया था कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन कब हुआ या राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ। शायद इसी हिसाब का सा कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन था इनमें से, ठीक है ना। तो ये 18 दिसंबर 2019 है। मैंने हाईलाइट भी इस वजह से किया है कि आपको इन बातों पे ज़्यादा फोकस करना है ना। अब राजस्थान जन आधार योजना जैसे सरकार भारत सरकार की आधार योजना है, उसी के आधार पर राजस्थान सरकार ने किया क्या कि यहाँ के लोगों के डेटाबेस को तैयार करने के लिए राजस्थान जन आधार योजना को लागू कर दिया, ठीक है, ताकि विभिन्न योजनाओं का लाभ सरलता, सुगमता और पारदर्शी तरीके से आमजन तक पहुँच सके, ठीक है, पारदर्शी तरीके से आमजन तक पहुँच सके। अगर आपको मेंस में लिखना है ना तो कैसे लिखेंगे, एक तो लागू कब हुई वो लिखेंगे, ठीक है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2019 लागू हुआ 18 दिसंबर 2019 को, उसके तहत
ये योजना लागू हुई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न योजनाओं का लाभ सरलता, सुगमता और पारदर्शी तरीके से आम जन तक पहुंचाना। ठीक है, ये पक्का लिखना है आपको, उद्देश्य भी लगाएंगे नीचे, है ना। और इसका 1 नंबर, 1 कार्ड और 1 पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए। एक तरीके से मैंने आपको पूरी सिनॉप्सिस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि मेंस में भी लिखे तो आपको ये पूरा का पूरा काम में आ जाए, है ना। उद्देश्य देखिए, वैसे तो उद्देश्य यहाँ पे लिख देना चाहिए था, यहाँ से शुरू कर दीजिए, है ना। पर यहाँ पे अगर जब मेंस में लिखो ना तो उद्देश्य इस प्रकार से लिख के और इसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, है ना। एक तो आप जब भी मेंस आंसर राइटिंग आप शुरू करें, जैसे हमारा पहला अकेडमी पे अभी शुरू हो रही है ऑफलाइन, 7 तारीख को जैसे हम ऑफलाइन शुरू कर रही है और 11 से हमारी पहला जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के टेस्ट सीरीज शुरू हो रहे हैं। तो अगर जो भी आप टेस्ट सीरीज जब भी शुरू करें ना, चाहे आप हमारे यहाँ करें या कहीं भी करें, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिए कि अभी से आदत डाल ले कि आपको यहाँ तो इस तरह से बना के आना है, या आपको अंडरलाइन करना है, या आपको डायग्राम बनाना है। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस आपको अभी से कर लेनी है, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासी और परिवार की जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक सूचना को डेटाबेस, जैसे मैंने अभी कहा था कि राज्य के लोगों का डेटाबेस तैयार करना है ताकि विभिन्न प्रकार की योजना उसका पारदर्शी तरीके से उन तक पहुंच हो सके, ठीक है ना। जन आधार कार्ड के माध्यम से परिवार और उसके सदस्यों की पहचान और पता दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करना है, ठीक है। ई मित्र तंत्र को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लगी मुझे इसमें, तब मैंने यहाँ पे मेंशन की। तो हो सकता है कि राजस्थान जन आधार योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इस प्रकार से करके अगर प्रीलिम्स में आ जाए तो वहां पे आपको लिखना है कि ई मित्र तंत्र को जन आधार प्राधिकरण के दिन लाकर नहीं है, अधीन लाकर। ये टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है ना। अधीन लाकर उसके विनियमन द्वारा प्रभावी नियंत्रण व संचालन करना। अब ई मित्र तंत्र कहीं पे हम सोचे कि भाई जन आधार प्राधिकरण का क्या लेना देना ई मित्र तंत्र से, ठीक है ना। पर वहां पे स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि ई मित्र तंत्र जितना भी है उसको जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाएंगे और उसका विनियमन करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो प्रीलिम्स का अगर हुआ तो उसमें पूछा जा सकता है। मोस्टली हम कंफ्यूज हो जाते हैं अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट दे तो। जन आधार कार्ड ये इनसे तो प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसको। तो जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखी, इसको हाईलाइट कर रखा है ना, तो उनको तो रट लीजिए आप, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। पहला तो है राज्य के सभी निवासी परिवार। अब ये पूछ सकते हैं कि दूसरे राज्य के लोगों को भी मिल सकता है या इस हिसाब से कुछ भी, या फिर कुछ BPL परिवार को, या इस प्रकार को कोई भी आ सकता है। अभी तो हमें पता है कि हाँ ठीक है सभी निवासियों को, जैसे नॉर्मल डेज में हमें पता रहता है, पर जब हम पेपर करते हैं ना, पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो उस टाइम हमें लगता है कि यार कि सभी निवासियों के लिए था या किसी के लिए था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो राज्य के सभी निवासी परिवार हैं वो जन आधार कार्ड का पंजीयन करवाने, जन आधार कार्ड परिवार करवाने के लिए पात्र है, ठीक है। पात्र कौन है वो आपने देख लिया, सभी निवासी। प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या मिलेगी और सदस्यों को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। जो परिवार है, प्रत्येक परिवार को तो एक मिल जाएगा, जन आधार कार्ड मिलेगा, उसमें 10 अंकीय पहचान होगी। और परिवार के भी प्रत्येक सदस्य को एक एक कार्ड मिलेगा जिसमें 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान होगा। ये हो सकता है कंफ्यूजन करते हैं इनको, या हो उसके आधार वाला पूछ ले हमें कि आधार की तरह ये इसमें कितने हैं। तो जैसे आधार को लागू किया था तो उस टाइम एक स्टेटमेंट RPSC की तरफ पूछा गया था कि आधार है वो इतने अंकों का होता है, आधार नंबर होता है। तो इसी हिसाब से जन आधार पे पूछा जा सकता है कि ये इतने अंकों का होता है। तो परिवार को मिलेगा वो तो 10 अंक का, और व्यक्तिगत अगर किसी को मिलेगा 11 अंक। ऐसे सोच लो आपके परिवार को 10 अंक का, और प्लस परिवार वाला तो बंदे को मिल ही गया, प्लस व्यक्तिगत और मिल रहा है। उसका व्यक्तिगत है तो परिवार वाले में वो क्या करेगा, एक और जोड़ दो भाई, 10 में तो था ही, प्लस 1 और कर दो तो 11 अंकों का मिल गया, ठीक है ना। इस हिसाब से याद कर लो। बहुउद्देशीय जन आधार कार्ड निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे, ठीक है ना। कहीं ऐसे बोल दे इसमें कुछ शुल्क, निश्चित मात्रा में शुल्क लिया जाएगा, या इस प्रकार से कुछ हो जाए तो निःशुल्क प्रदान करेंगे ये। भविष्य में विभिन्न प्रकार के जन कल्याण योजनाओं का लाभ इसके माध्यम से किया जाएगा। ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट, बहुत इजी लग रहा है। पर ऐसे पूछ ले कि कुछ
निश्चित मात्रा की जो सेवाएं हैं उनका लाभ भी इसके तहत प्रदान किया जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। दूसरी बात है, विभिन्न प्रकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से ही दिया जाएगा। ठीक है। परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार के मुखिया बनाया जाएगा। मोस्ट एंड मोस्ट चीज है। पूछ सकते हैं कि परिवार द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार के मुखिया बनाया जाएगा, तो हाँ ठीक है। और एक ये भी ध्यान रखिए भाई, 18 वर्ष या उससे अधिक की पूछ जा रही है, ये कह दे कि 12 वर्ष या अधिक की, 16 वर्ष या अधिक की, या किसी भी उम्र की महिला को, इस प्रकार का स्टेटमेंट भी तो आ सकता है ना। तो वहाँ हमें पता होना चाहिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला मुखिया होनी चाहिए, बनाया जाएगा। और यदि देखिए, और यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया हो सकता है। ठीक है ना, ये मोस्ट लाइन है। 21 वर्ष, यहाँ पे तो 18 वर्ष उससे अधिक आयु की महिला मुखिया थी। अगर मान लो किसी परिवार, कोई परिवार ऐसा भी होता है कि वहाँ पे महिला नहीं है, अगर महिलाएं नहीं है तो भाई 21 वर्ष या उससे अधिक का अगर पुरुष मुखिया है तो वो उसको जन आधार कार्ड का मुखिया माना जाएगा। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको तो आप एकदम रट लीजिए, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। अब जन आधार योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, ये मेंस में पूछा जा सकता है। अब प्रशासनिक व्यवस्था ना, इसके बताऊं बहुत ही इजी है, इतनी इजी है कि आपको पढ़ते ही आपको भी आइडिया आ जाएगा कि ये तो कौन सी बड़ी व्यवस्था है, ये तो हम देखते ही वही है। पर जब तक हमने पढ़ा नहीं होता तो हम वहाँ पे लिख के क्या आएंगे, है ना। एक बार हमारे आंखों नज़र से निकल जाता है ना, तब तो हम सोच लेते हैं कि हाँ यार यही था, ये तो हमें भी आता था, कौन सी बड़ी बात थी। पर जब तक हमें पढ़ा नहीं होता तब तक हमें कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ईजी है कि राज्य स्तर पर तो आयोजना विभाग है, ये लिख दीजिए ना। अगर आप मेंस में लिखें तो आयोजना विभाग का नाम जरूर लिखें। आयोजना विभाग इस योजना का प्रशासनिक विभाग है। राजकोंप इंफो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर योजना की क्रियान्वयन एजेंसी, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। राजकोंप इंफो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर जन आधार योजना के क्रियान्वयन की एजेंसी है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। मेंस में लिखेंगे जो तो लिखेंगे। ये तो हो गया राज्य स्तर पर। ठीक है ना। क्यों जन आधार योजना को आयोजना विभाग क्रियान्वित कर रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये हम मेंस में लिख सकते थे, है ना। जिला स्तर पर देखें तो जिला कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारी होता है। हालांकि बाद में और भी दिए हुए थे, तो आपको भी पता है कि अकेला जिला कलेक्टर तो इसको लागू करने से रहा, उसके अधीन विभिन्न सरकार तंत्र होता है जो वो उड़ने के माध्यम से उनको लागू करता है ना। ब्लॉक स्तर पर हमारे उपखंड अधिकारी है, वो जन अधिकारी होंगे। ठीक है ना। आप बन गए, जब आप बन जाओगे तो आप ही इसके ब्लॉक लेवल पे इसके क्रियान्वयन अधिकारी होंगे जन आधार योजना के। ठीक है। तो ये बहुत ही इजी थी, पर एक बार हमें पता होना चाहिए कि इसकी प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार से है। अब आगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस में क्लियर टॉपिक दिया हुआ है ना। साइंस में क्लियर टॉपिक दिया हुआ है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में राजस्थान की स्थिति, तो वहाँ पे मेंस में ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में राज्य की क्या स्थिति है। इकोनॉमिक सर्वे में जो भी दिया था वो मैंने आपको तैयार करके दे दिया, ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतने ही पॉइंट लिख के आएंगे ना तो भी बहुत है, 8 भी बहुत है ना। और इससे ज़्यादा जैसे हमारे मयंक सर के द्वारा करवाया जा रहा है, जो साइंस एंड टेक करवाई जाएगी, वहाँ पे राजस्थान की क्या स्थिति है वो और डिटेल से आपको बता दी जाएगी, है ना। फिलहाल तो हम ये कर लेते हैं कि राज्य में वैज्ञानिक वातावरण का विकास करने, ये प्लीज़ ये पॉइंट आउट कर लीजिए और इनको वहाँ पे जब भी आपका मेंस हो तो वहाँ पे लिखने के काम आएगी। राज्य में वैज्ञानिक वातावरण का विकास करने, जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई। हालांकि प्रीलिम्स में इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, ये मेंस का टॉपिक है और मेंस में आपका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है, तो मेंस के लिए काम का है ये, है ना। ताकि विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं की पहुंच प्रत्येक वर्ग तक हो सके, है ना। दूसरा, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र मैंने हाईलाइट किया है, तो मतलब हाईलाइट का मतलब तो यही है कि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है
कि राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है, जोधपुर में। ये शायद पिछला जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें पूछा भी गया था कि राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, उस टाइम बजट में इसकी घोषणा हुई थी। तो बजट में जो भी चीजें हैं उससे पूछा जा सकता है। तो राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर में यह केंद्र राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के आकलन का कार्य करता है। सुदूर संवेदन नाम से पता चल रहा है, सुदूर से ही संवेदनशील होके पता कर लेता है कि भाई राज्य में कौन कौन से क्या क्या, वन की स्थिति क्या है, मिट्टी की स्थिति क्या है, कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति है। तो राज्य के जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का आकलन हमारा क्या है, इनके इसके केंद्र के माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग की स्थापना कर दी, और जो हमारा जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है इसके अंतर्गत एक जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग बना दिया गया जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जागरूकता उत्पन्न करने, अनुसंधान को बढ़ावा देने का काम करेगा। कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आपको आता नहीं हो, बस हमारे माइंड में ऐसा होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ गया तो हम क्या क्या लिखेंगे, है ना। पेटेंट सूचना केंद्र बना दिया, जैसे पेटेंट सूचना केंद्र 1988 में स्थापना हुई थी। पेटेंट सूचना केंद्र की बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने और पेटेंट दाखिल करने में सुविधा प्रदान करने हेतु पेटेंट सूचना केंद्र राज्य ने बना दिया है। युवा वैज्ञानिक पत्रकारिता, युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजना सरकार ने शुरू कर दी। एस्ट्रोड खोज अभियान शुरू कर दिया ताकि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता उत्पन्न कर सके। अब इसमें कुछ खास नहीं है, एस्ट्रोड खोज अभियान आपको पता, नाम आते ही आपको ही पता चल जाएगा कि खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एस्ट्रोड खोज अभियान शुरू किया। पर हमें पता होना चाहिए कि सरकार ने ये प्रयास किए है ना। सरकार डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट, सरकार ने क्या डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट शुरू कर दिया ताकि कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चे हैं उनमें विज्ञान के प्रति रुचि पैदा की जा सके, विज्ञान विषय को पढ़ाने में सुविधा होगी। डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट शुरू कर दिया। सोजत के मेहंदी को जीआई टैग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। सोजत के मेहंदी को जीआई टैग है। हाल ही में राज्य की किस जो है वस्तु है उसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, जीआई टैग दिया है, सोजत के मेहंदी को जीआई टैग दिया। और इसके साथ ही ये भी देख लेना आप, करंट में इसको याद कर लेना कि और कौन कौन सी है, राज्य की कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। फिलहाल तो सोजत के मेहंदी को मिला है, ये आप यहाँ से याद कर लीजिए। और जीआई टैग और कौन कौन सी वस्तुएं जिनको मिला है तो वो अभी अपनी एक लिस्ट बना लीजिए और वहां पे उनको याद कर लीजिए। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और एक ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पे स्थापित है, तो जोधपुर में है ना। बाकी ये मेंस का काम है, सारा का सारा आप देख लीजिए, अब इसको याद कर लेना। एक ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि ये हो सकता है, पहले भी मैं बना चुकी हूँ इस पे, कि राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, ये पूछा जा सकता है। तो राज्य के विकास में प्रवासियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए, औद्योगिक निवेश को सुगम बनाने के लिए, आधारभूत शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए। तो राजस्थान फाउंडेशन नाम से तो है ना, पर कुछ ये है प्रवासियों की भागीदारी राज्य के विकास में बढ़ाने के लिए, ये इसका राइट आंसर है ना। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब, 30 मार्च को आपको पता है ना, प्रवासी दिवस मनाया, उसका राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। एकीकरण हुआ था हमारे राज्य का, मोटा मोटा एकीकरण 30 मार्च तक हो चुका था। जो आर्ट कल्चर की जो हमारी क्लास है उसमें राजस्थान के एकीकरण आपको डिटेल से करवाया गया है, वहाँ से कर लेना आप, है ना। एक बार जाके प्लेलिस्ट में जो देख लीजिए, वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएगी। तो राजस्थान की स्थापना मोटा मोटा तो राजस्थान स्थापना दिवस है ये हमारा, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाए। 2001 को सरकार ने राज्य के विकास में प्रवासियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए इसके शुरू राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, मुख्यमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके कार्यालय कहाँ कहाँ पे खोले हैं इसने, तो एक तो बाकी तो है जो भारत के अंदर ही है, 3 ऐसे है जो भारत से बाहर है, जिसमें एक तो न्यूयॉर्क में है, एक काठमांडू में और एक लंदन में है ना। तो ये पता होना चाहिए, ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा कौन सा कार्यालय नहीं खोला गया, क्यों 3 तो है ही, एक के साथ दे जो वहाँ पे नहीं हो तो हमें पता होना चाहिए। एक न्यूयॉर्क में है, काठमांडू में, एक लंदन में है ना। और मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। थैंक यू गाइज, ऐसे ही स्माइल करते रहिए और स्माइल करते करते पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। और एक बिग अनाउंसमेंट जो पहल अकेडमी की तरफ है कि ऑफलाइन जा रहे हैं हम और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू की जाए मेंस के और प्रीलिम्स के, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आरएस प्रीलिम्स के 25 टेस्ट होंगे इसमें,
और मेंस के भी 25 टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे इसके तहत ऑफलाइन, और इसकी चेकिंग भी हम खुद के स्तर पर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपने अगर मेंस में अगर आप लिखे तो प्रीलिम्स में तो जैसे हम चेक कर लेंगे, उसमें चेक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। मेंस के हम चाहेंगे कि हम खुद ही करें आपकी कॉपी से, ताकि जो भी इसमें कमियां हैं, जो कुछ भी है, हम आपको व्यक्तिगत स्तर पे उसको बता सकें, है ना। और ये कब शुरू हो रही है भाई? 14 सितंबर से शुरू हो रही है। मैंने स्टार्टिंग में शायद 11 सितंबर बता दिया था, मुझे डेट खुद को ही याद नहीं है, देखो है। तो 14 सितंबर से शुरू हो रही है, ठीक है ना गाइस, सॉरी उसके लिए। बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो कोई भी आके दे सकता हूँ। और ये तो बाकी तो है ही, आपको ऑनलाइन भी अगर आप करना चाहें ना तो कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, अगर ऑनलाइन आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे पहल अकेडमी नाम से, पहल अकेडमी का ये लोगो है हमारा, ये है, ठीक है ना, ये मिल जाएगा आपका। ये आएगा पहल अकेडमी के नाम से हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा के, ज़्यादा कुछ ही नहीं करना है, जैसे ईमेल आपने अपना डाल दिया, फिर अपना पासवर्ड लगा दिया, फिर उसमें अकाउंट अपना जनरेट कर लिया और लॉगिन करके आपको जो भी अगर आपको अलग अलग से कुछ ज्वाइन करना है इनमें वो भी कर सकते हो, और अगर टोटल फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। और अगर आपको ऑफलाइन अगर आना है तो ये कहाँ पे है मैं आपको बता दूँ कि ये गंगाराम नगर मंगल विहार कैनावेन रिद्धि सिद्धि के पास आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वेलकम टू पहल अकेडमी, ऑफलाइन भी आपका हार्दिक स्वागत है, आप आ सकते हैं। और थैंक यू गाइज। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे, ये हमारा सेवा क्षेत्र है वो कंप्लीट हो चुका है, और आगे हम जो भी करेंगे वो है राजस्थान शहरीकरण की क्या स्थिति है। हालांकि मेंस में शायद मुझे नहीं लगता कि शहरीकरण से संबंधित कुछ भी है, पर प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बहुत सारे डेटा उसके इस प्रकार से है कि प्रीलिम्स में आने के चांसेस हैं, है ना। तो नेक्स्ट हम उसको करेंगे, तब तक आप पीछे के जितने भी हमारे वीडियो है वो देख लीजिए। ओके, थैंक यू।